चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का सेकंड पार्ट है, दैट इज राइज हिटलर्स राइज टू पावर। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी और जो जीतने वाले कंट्री थे जिन्होंने जर्मनी को हराया था उनकी कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वार जो एक्सपेंस हुए थे तो इकोनॉमी उनकी भी डावाडोल हो चुकी थी काफी ज्यादा। ठीक है, जर्मनी को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए यूएसए ने डाउन प्लान चलाया, पर जब यूएसए की खुद की इकोनॉमी डाउन चलेगी ड्यू टू द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण, तो यूएसए अब अनेबल था कि जर्मनी को सपोर्ट कर सके किसी भी तरीके से, क्योंकि उसकी खुद की हालत खराब हो चुकी थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो एटलीस्ट 1929 से लेके 19 करीब बता रहा हूं मैं 34 तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी, स्पेशली यूएस इकोनॉमी थी, इसका बेड़ा गर्क हो चुका था और उससे ज्यादा बेड़ा गर्क जो हुआ था दैट वाज ऑन द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। ठीक है, जब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिकल कंडीशन को हैंडल ना कर पाए, ठीक है, प्लस उसकी पॉलिटिकल विल काफी ज्यादा वीक हो, तो वो कंट्री डेफिनेटली जो होता है वल्नरेबल रहता है कि वहां पर डेमोक्रेसी खत्म होके डिक्टेटरशिप आ ही जाती है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी 3 बार एटलीस्ट ऐसा हुआ है कि जब जो वहां की चुनी हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहां पर डिक्टेटरशिप आई है। ठीक है, जनरल अयूब खान ने आर्मी रूल करके आर्मी रूल एस्टैब्लिश कर दिया, टिका खान ने किया, ठीक है, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी किया 1999 में। क्योंकि जब गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने आप में पावरफुल नहीं रहती तो डेफिनेटली वो कंट्री की साइड में मूव हो जाता है डिक्टेटरशिप की तरफ। अब पूरा जो पुलंदा तैयार था, पुलंदा मीन टू से पूरा सीन तैयार था कि जर्मनी में जो है डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और वहां पर डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं हिटलर की। हिटलर जो थे बेसिकली उनका जो बर्थ हुआ था बेसिकली ही वाज बोर्न इन 1 मिनट, मैं आपको कर दूं थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन। Hitler born in 1889, ठीक है, in ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, a small country very near to जर्मनी। तो हिटलर का जन्म जो हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। टिल ही वाज यूथ ही हैज टू फेस पॉवर्टी, बहुत बुरी गरीबी इसे अपनी यंग एज में देखनी पड़ी। देन आफ्टर ही ज्वाइंड जर्मन आर्मी एंड ही वर्कड एज अ मैसेंजर ओवर देयर। ठीक है, बट ही वाज वेरी फोकस्ड ऑन हिज वर्क, तो उनकी प्रमोशन मैसेंजर से होके कारपोरल तक हो गई। ठीक है, अब हिटलर के मन में कारपोरल होता है जिस तरह से थोड़ी सी बड़ी पोस्ट होती है। कारपोरल मेनली वो होता है जो ट्रेनर होता है, फौजियों को ट्रेनिंग देता है, उसे कारपोरल बोलते हैं। हमारे इंडियन आर्मी में जिन्हें कारपोरल का रैंक दिया गया ना, उनके यहाँ पट्टा पहना होता है और ऊपर हमारा नेशनल एम्बुलम मतलब कि लॉइन कैपिटल रहता है। कारपोरल अथॉरिटी होती है, जेसीओ की पोस्ट होती है, वो कारपोरल उस साइड में बोलते हैं। हमारे भी कारपोरल वो भी होते हैं जो फौजियों को पनिशमेंट भी दे सकता है, अथॉरिटी होती है वो। तो मैसेंजर से उनकी प्रमोशन कारपोरल तक हो चुकी थी। अब हिटलर के मन में गुस्सा क्या था? गुस्सा था कि जब लॉस इन वर्ल्ड वॉर 1, तो इस चीज को लेके हिटलर के मन में गुस्सा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के हारने के बाद उसकी ह्यूमिलेटिंग या इंसल्ट वाली जो है ट्रीटी हुई है जर्मनी की, बहुत
जो है डिग्निटी को ठेस पहुंची है, बेइज्जती हुई है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन में। दूसरा, वो खुश नहीं था वाइमार गवर्नमेंट से, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो हिटलर था वो आर्मी पर्सनल था एंड ही बिलीव इन द नैरो नेशनलिज्म। वो वर्ल्ड वॉर वन तब तक लड़ना चाहते फौजी का, तो दे आर द वार लवर। अगर फौजी वार लवर नहीं होंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर फौजी पीसफुल रहे ना, शांति प्रिय होंगे, तो हम भी सेफ नहीं है। फौजी की मानसिकता ऐसी होती है। तो ये दोनों चीजें उसे बहुत ज्यादा खटकती थी हिटलर को। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है दूसरा ट्रीटी वर्साई हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो हुई थी। तो उसके बाद हिटलर ने 1919 में एक स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन किया था, ठीक है, वो जो पॉलिटिकल था। आर्मी की जॉब उसने छोड़ दी थी, उसके बाद उसने एक पॉलिटिकल स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन किया था। उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। बाद में यही पार्टी बड़ी हो गई और इसका जो इसे रीनेम कर दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, सॉरी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसे रीनेम क्या किया गया, नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसे शॉर्ट में नाजी बोलते थे, ठीक है, नाजी पार्टी, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये स्टार्टिंग टाइम में इस पार्टी की ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। स्टार्टिंग का मतलब 1919 में या 1923 में या 1928 में ये पार्टी कुछ इलेक्शंस में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जो 1928 में जो इलेक्शंस हुई थी तो उसमें इसे सिर्फ 2.6% वोट मिली इस पार्टी को। अब ये चीज मैंने बताई है कि जो हिटलर है, हिटलर ने ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो उसने ज्वाइन कब की, 1919 में। एंड जिस तरह से उसका पर्सनल इन्फ्लुएंस था, पर्सनल या कंट्री के लिए फोकस था, इसने पूरी की पूरी पार्टी को टेक ओवर कर लिया, इनके ये मेन लीडर बन गया। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में मेन लीडर कौन बन गया था आजादी के टाइम तक आते आते, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब की लोकल या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इससे पूरी की पूरी पार्टी को कौन टेक ओवर कर चुका है, बादल, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन टेक ओवर कर चुका है, गांधी फैमिली कर चुकी है। इन द सेम वे, बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ हिज फोकस एंड पर्सनैलिटी, जो ये पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, नाजी पार्टी, उसमें एक वर्कर के तौर पे इसने पार्टिसिपेट किया था, ज्वाइन किया था। बाद में ये मेन लीडर बन गया था उसका। तो ये स्टार्टिंग में ये पार्टी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी लोगों में, पर पार्टी जो ज्यादा पॉपुलर कब होगी, आफ्टर 1928। क्या हुआ था 1928 के बाद, ऐसा जरा रिकॉल करिए। पहली चीज हुई थी, जो यूएसए ने सपोर्ट कर रहे थे, यूएसए डाउन प्लान के थ्रू, ठीक है, यूएसए ने वो सपोर्ट करनी इसकी बंद कर दी, ठीक है। आफ्टर 1928 बता रहा हूं, यूएसए स्टॉप हेल्पिंग जर्मनी फ्रॉम वाया कौन सा प्लान था वो, डेवास प्लान,
सबसे पहले यूएसए ने सपोर्ट करनी बंद कर दी थी। दूसरा, यूएस बैंक्स recall their loans from जर्मनी। तो यूएसए के बैंकों ने जो लोन दिया था जर्मनी को वो वापस बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है बहुत बुरी से बदतर हो चुकी थी। द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क इट डिक्रीज इन ट्रिलियंस। ठीक है, आप ऐसा मानो कि जो ब्रेड का एक पैकेट है उसे खरीदने के लिए, अगर हम लोग तो ब्रेड नहीं खाते, ठीक है, हम तो जो है हमारा लोकल कल्चर वाला फूड है वो खाते हैं, पर जो जर्मन लोग थे उसे ब्रेड ही बोलते थे। तो उसका एक पैकेट भी 35 हजार का मार्क था। ये थोड़ी सी फिगर में कम बता रहा हूँ, शायद इससे ज्यादा महंगा ही होगा। ट्रिलियंस में एक्चुअली किसी भी बोलिए इंडियन करेंसी एग्जैक्टली, अब ये तो मैथ की फिगर है सर, एग्जैक्टली मतलब अंदाजा यही बता सकता हूँ कि जो किसी भी करेंसी की वैल्यू है, कंपैरिजन है यूएस डॉलर के साथ होती है। ठीक है, यूएस डॉलर के साथ होती है। अब उसकी जो वैल्यू है जर्मन मार्क की बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसके रेट डाउन चले गए। जिन्होंने बैंक में सेविंग कर रखी थी लोगों ने, या सैलरीड पर्सन थे, उनका कुछ नहीं बनता था क्योंकि करेंसी की वैल्यू डाउन हो चुकी थी। पीछे से 2-4 साल पहले ईरान की ऐसी कंडीशन हुई थी, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया था, तो बुरी हालत थी। अब यही चीज लोगों की सिंपैथी लूटने में हिटलर को यही चांस था। उसने जिसे बोलते हैं ना भी बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए भी इन केस नाजी पार्टी बिकेम द रूलिंग पार्टी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रमोट डिग्निटी ऑफ जर्मनी। जो वर्साइल की संधि जो हुई थी उसमें जर्मनी की जो इंसल्ट हुई थी उसकी डिग्निटी को दोबारा ग्लोरीफाई करेगा। अच्छा, एक जीके का फैक्टर नोट करिए, मैं पिछले साल बीकानेर गया था, मेरे को भी तब यही चीज पता चली। गंगानगर के जो मेन रूलर थे, ठीक है, वो थे महाराजा गंगा सिंह। इंडिया की तरफ से एक ही व्यक्ति ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वर्साइल की संधि पर। इट वाज महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर। ये बड़ी अच्छी बात है, शायद किसी बुक में नहीं होगी, सिलेबस का नहीं है, पर आप नोट कर सकते हो। The only Indian who participated in the Treaty of Versailles it was महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर, उन्होंने साइन किया था। ये चीज मेरे को बुक से नहीं पता चली। I visited over there in that पैलेस, क्या नाम था उनका, जो उनका पैलेस है महाराजा गंगा सिंह जी का, तो वहां वो जो म्यूजियम बना हुआ है वहां पर पर्टिकुलर पिक्चर लगी हुई होगी एंड महाराजा गंगा सिंह साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, उन्होंने साइन की। एनीवे, दूसरा इसने हिटलर ने लोगों को ये भी प्रॉमिस किया था कि इसने कंट्री को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, अब बड़े बड़े वादे कर दिए, ठीक है, undo the injustice of कि ये सबसे बड़ा वादा कर दिया कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी उसे वो अनडू कर देगा। लोगों की कंडीशन पहले ही बहुत ज्यादा बुरी थी, अब उन्हें
शायद हिटलर के रूप में ऐसा नेता दिखाई दे रहा हो जो उनको इस बुरी कंडीशन से निकाल सकता है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, इन द इलेक्शंस ऑफ 1932 हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, ठीक है, ये जीत गई। और भी इसने काफी कुछ लोगों को मोल्ड किया, जैसे नाजी सल्यूट को प्रमोट किया, स्वास्तिक का निशान था उसे प्रमोट किया, और इस बार उसे जो सीटें मिली वो 37% वोट मिल गई। ठीक है, हिटलर को। अब वो पावर में आ गया। पावर में आते सार इसने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही हिट किया सबसे पहले। ठीक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम यहां तक पढ़ चुके हैं हिटलर के बारे में कि हिटलर ने लोगों की जो इमोशंस है, ठीक है, उन्हें यूज करते हुए उनकी वोट गेन कर ली और खुद पावर में आ गया। पावर में आते साल उसने क्या किया वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। पहले मैं रब कर दूं से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी क्या था? इट वाज अ मोनार्क स्टेट, राजा का राज था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पर किस टाइप की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई जर्मनी में? डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी कंट्री की सिचुएशन को, इकोनॉमिकल सिचुएशन को नहीं संभाल पाई। ठीक है, तो हिटलर पावर में आ गया। हिटलर के जीतने का जो तरीका था वो टोटली डेमोक्रेटिक था, पहली बार जीता। ठीक है, पहली बार जीतने सार ही उसने काम क्या किया सबसे पहले और सबसे बड़ा, इट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसने डेमोक्रेसी जिस तरीके से जीत के आया था उस तरीके को ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो he became the chancellor of Germany on 30th January 1933। ठीक है, इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की सीट पोस्ट होती है ना, उसी तरह वहां जो पोस्ट थी वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर क्या बोलते हैं, चांसलर की सीट पर आ गया। ठीक है, चांसलर से पावर में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसने काम जो किया, ठीक है, जर्मनी की जो ये जनवरी की बात हो रही है, जनवरी का भी सेकंड लास्ट डे था, तो सबसे पहले इसने किया, ये खुदा ना खास्ता हो गया, जो वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, ठीक है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी जहां कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया था, तो वहां पर आग लग गई, मिस्टीरियस फायर 28 ऑफ फेब 1933 को। ठीक है, डिग्री ऑफ फायर इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे का सारा देश चलता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर रखा गया था उस बिल्डिंग को आग लगा दी गई या लग गई। अब इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता कि ये अपने आप लगी या क्या हुआ था। विदाउट एविडेंस क्या बोला जा सकता है? एक अजम्पशन है, भी हो सकता है हिटलर इसके पीछे हो, ठीक है, पर क्लियरली कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है,
तो जब उस वाइमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन को ही आग लग गई तो अब सरकार किस तरीके से चलेगी? अब चलेगी हिटलर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद इसने काम किया, यहां पर तो आपको क्लियर हो गया कि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वाइमार रिपब्लिक का, वो जल के स्वाह ऐश बन चुका था, ठीक है। अब इसने पहला काम किया, ये तो पहला काम कर ही दिया, आपके मैंने सामने लिख दिया। तो सबसे इसने सेकंड काम किया, जो कम्युनिस्ट थे उन्हें पुश किया, पुश टूवर्ड्स कंसंट्रेशन कैंप्स, ठीक है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंपों में भेजना शुरू कर दिया, ये सेकंड स्टेप था। उसके बाद 3 मार्च को क्या किया? 3 मार्च 1933 को इसने एक रूल पारित किया, उस रूल का नाम था एनेबलिंग एक्ट, है? हाँ, कंफ्यूज कर रहे थे। तो 3 मार्च को उसने एनेबलिंग एक्ट लाया, जिसके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी खत्म हो गई और क्या चीज एस्टैब्लिश होगी जर्मनी में? डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब ये कुछ भी चाहे वही कर सकता है। डिक्टेटरशिप में क्या रहता है? पूरे की पूरी तरह पर मीडिया पर कंट्रोल रहता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है, सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो अपने आप ही खत्म हो गए जहां पर डिक्टेटरशिप हो ही गई, ठीक है। तो अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहां बची थी? या तो नाजी पॉलिटिकल पार्टी वहां बची थी, या उसे सप्लीमेंट करने वाली जो अलाइड पार्टी थी वो बच गई, ठीक है। और इसने कुछ और स्पेशल किस्म की पुलिस का गठन किया, स्पेशल सर्विलेंस एंड स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्वाइंट या बनाई गई, एस्टैब्लिश की गई, ठीक है, टू इंप्रूव द कंट्रोल ऑफ नाजी जर्मनी ओवर द पीपल, के लोगों पर ज्यादा और कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल अपने हाथ में कंट्रोल में रखना पूरी तरह, ठीक है। फिर उसने एक और पुलिस बनाई, उसका नाम रखा गया गेस्टापो। ये स्पेशल पुलिस थी। एक और पुलिस बनाई सीक्रेट सर्विस नाम की, ठीक है। ये स्पेशल प्रोटेक्शन स्क्वाड थे। एक उसने बनाई क्रिमिनल पुलिस, ठीक है, एंड एसडी सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है। ये सारे के सारे किस चीज को प्रमोट करने में लगे हुए थे कि नाजी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नाजी प्रोपेगेंडा है, वो सही है। जो कोई भी इसके विरुद्ध आवाज उठाता, ठीक है, या कोई किसी के साथ मीटिंग करता, ये पुलिस वाले जो तरह तरह की पुलिस उसने बनाई थी, ये उन लोगों को बुरी तरह से पुनिश करते, ठीक है। जिस तरह से हमारे लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू जबरदस्ती लागू करवाया गया डंडे के साथ, ठीक है, भी डंडा मार के बोलते हैं बोलो भारत माता की जय, उस तरह से यहाँ पर बोलो नाजी पार्टी की जय, इस तरह से बुलवाया गया। अब लोग तो सोचते होंगे यार हम तो फंस गए, इससे पहले तो वही अच्छे थे हमारे पब्लिक वाले, जबरदस्ती तो नहीं बुलवाते थे भी हाँ भी कहो भी हमारा रिपब्लिक की गवर्नमेंट अच्छी है, इसने तो कर दिया, ठीक है। आप जैसे और मेरे जैसे बोलते होंगे भी अब डालो ये सब, इसे वोट ले लिया, मतलब यही सीन बन गया था, ठीक है। तो वही चीज बताने जा रहा हूं। तो कंसंट्रेशन कैंप एक स्पेशल जगह, स्पेशल टाइप की जेल थी जहां अरेस्टेड लोगों को, अब अरेस्ट करने का प्रोसीजर बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है
किसी को भी अरेस्ट तब किया जाता है जब उसके अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट कोई ना कोई एविडेंस है, ठीक है। पर यहां पर पुलिस कैसे अरेस्ट कर रही थी लोगों को? अपनी विल के अकॉर्डिंगली, जहां जिन पर उसे शक होता था, विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी रूल, पुलिस यूज्ड टू अरेस्ट पीपल एंड सेंड देम टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? जहां पर अरेस्टेड लोगों को रखा जाता था और उन्हें तरह तरह के जो है यातनाएं, ठीक है, टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। और ये टॉर्चर ऐसा नहीं है कि किसी की पिटाई करो, उन्हें मारा भी जाता था, हाथ पैर काट देते थे, जहाँ उनका ब्लड निकाल के उन्हें ऐसे ही मार देते थे। बहुत बुरी कंडीशन है, जहाँ सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जिसे बोलते हैं ना स्लॉथिंग हाउस, उस तरह से ही कंसंट्रेशन कैंप। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ज्यूइश पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आएगा कंसंट्रेशन कैंप। और आप आज से देखो कितने साल पहले की बात है, एटलीस्ट आज से 90 साल पहले की बात है, 80-90 साल पहले, ठीक है। तो आप भी आज के डेट में आप उसके बारे में सुनोगे भी ना, पढ़ोगे भी, तो इस तरह से मन हो जाएगा कि इतना बुरा इस बंदे ने, हिटलर ने किया, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि हिटलर ने पावर में आने के बाद क्या कुछ इमीडिएटली किया? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की शायद जला दिया। हम बोल नहीं सकते कि उसने जलाया, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी एविडेंस, ठीक है। उसके बाद एनेबलिंग एक्ट अकॉर्डिंगली वहां जर्मनी में उसने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। जो बाकी और थे, जैसे कम्युनिस्ट थे, जहां अदर रेसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। स्पेशल किस्म की पुलिस 2-3 किस्म की बनाई, जो नाजी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करती थी, प्लस जो उसके अगेंस्ट जाता था, ठीक है, उसे विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी प्रोसीजर से अरेस्ट करके कहां भेज रही थी? कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है। हम यहां तक करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, उसमें पार्ट रहेगा कि हिटलर के पावर में आने के बाद पहले कुछ सालों में जर्मनी में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, पूरी दुनिया में इसने विध्वंस मचा दिया था हिटलर ने, ठीक है। तो मैं वो लिख देता हूं। Reconstruction of Germany. Germany under Adolf Hitler. पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। अच्छा, जो हिटलर जब पावर में आया तो स्टार्टिंग के सालों में जर्मनी में डेवलपमेंट डेफिनेटली हुई, यानी कि इमीडिएट सक्सेस माना जा सकता है, पर ये लॉन्ग टर्म की सक्सेस नहीं होती। आपको आप एग्रीकल्चरिस्ट हो या नहीं हो, अगर किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट लैंड पर साल डाल दिया जाए, ठीक है, तो एक साल फसल अच्छी होती है, उसके बाद परमानेंटली वो बैडलैंड बन जाती है। यही काम हिटलर के टाइम में हुआ। इनिशियल टाइम में जब ये पावर में आया हिटलर, तो कुछ ना कुछ सक्सेस उसे मिली। सबसे पहले इसने क्या किया कि जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। पुल आउट फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस। जिस तरह से आजकल यूएनओ है ना, यूएनओ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल लेवल की जो एजेंसी बनाई गई, इट वाज द लीग ऑफ नेशन, जर्मनी वाज द पार्ट ऑफ इट, पर अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर, तो उसने उसकी मेंबरशिप छोड़ दी, ठीक है। इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट को चार्ज दिया गया, उसका नाम था हजलबर, बहुत अजीब है,
इस पर्सन को जिम्मेवारी दी गई है एडॉल्फ हिटलर की तरफ से कि वो जर्मन इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, इसने जो पॉलिसी ऑप्ट की, इसने पॉलिसी ऑप्ट की फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की। प्रोडक्शन की लिख सकते हो आप, जो आपके पास बुक है तो उसे अंडरलाइन करो। तो इन्होंने जो पॉलिसी ऑप्ट की वो पॉलिसी थी फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल प्रोडक्शन की। तो इनिशियल लेवल पे इसका बेनिफिट हुआ। तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जर्मनी में सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाने का। और एक कार को बहुत प्रमोट किया गया जिसे पीपल्स कार बोलते थे, उसका नाम था फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन तो कार को की प्रोडक्शन को, इस कार की प्रोडक्शन को पीपल्स कार बोलते थे। जैसे हमारे इंडिया में नैनो या मारुति को बोलते हैं पीपल्स कार। जैसे हिटलर ने खुद प्रमोट किया, यानी हिटलर ने उसमें सवारी भी की। तो कार का कंपनी का नाम था, कार का नाम था फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन। चलो आप ये होमवर्क रहेगा, आप देख लेना एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इनकी फॉक्सवैगन ही है। अरे यार मुसाले का, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन यही है। ठीक है, तो जर्मनी से जितने हिस्से छीन लिए गए थे उन्हें वापस रिकैप्चर किया। ठीक है, 1933 में कर दिया था कांड ये तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया इसने, हिटलर ने 1938 में। ठीक है, दूसरा जो इसका था ना एरिया रिहान लैंड, उसे भी दोबारा कैप्चर कर लिया 1936 में। फाइन। और जो इसका एरिया चेकोस्लोवाकिया का, उसका पहले इसने कुछ हिस्सा कब्जे में किया, फिर सारे के सारे स्याज रिपब्लिक ने चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है उस पर कब्जा हो गया। ठीक है, नो इशू। ठीक है, और हिटलर को ऐसे लगता था कि अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है तो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी होनी चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जगह पर कब्जा करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।